ये वीडियो डायरेक्टली कनेक्टेड है पार्ट 1 से, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि फायर राइट क्लॉक और रिसरेक्शन मेडिसिन की मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद माओ का ध्यान सिशवी और उसकी इंसेक्ट नॉलेज की तरफ जाता है। लेकिन जब इंसेक्ट इंसाइक्लोपीडियाज के कुछ पार्ट मिसिंग मिलते हैं तो माओ को लगता है कि कोई सच छुपाया जा रहा है। सारे क्लूज एक ही तरफ इशारा कर रहे होते हैं, एक ऐसा लोकस डिजास्टर जो पूरे एम्पायर को बर्बाद कर सकता है। और अब इसी बीच माओ की मुलाकात होने वाली है एक मिस्टीरियस वाइट लेडी से। एक दिन लाहन मामाओं के पास आता है और उसे एक अजीब परफॉर्मेंस देखने चलने को कहता है। उसके साथ रिकुसन भी होता है। रिकुसन बताता है कि स्ट्रैटेजिस्ट को एक घुमक्कड़ नाटक मंडली में दिलचस्पी हो गई है, खासकर उस औरत में जिसे लोग वाइट लेडी या पैंग नियांग कहते हैं। मामाओं सोचती है कि ये सब बकवास है, लेकिन आखिरकार उनके साथ चल पड़ती है। शाम को तीनों कैरेज में बैठकर थिएटर पहुंचते हैं। थिएटर शहर के अमीर इलाके में होता है और बाहर लंबी लाइन लगी होती है। अंदर जाने से पहले मामाओं को एक वेल पहना दिया जाता है, जबकि लाहन और रिकुसन एक मास्क पहनते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग अपनी पहचान छुपा कर आए होते हैं। अंदर का माहौल काफ़ी रहस्यमयी होता है, धुंध सी छाई होती है और रोशनी काफ़ी कम होती है। सारे दर्शकों को वाइन और केक दी जाती है। मामा वाइन को पहचान लेती है, लेकिन उसे पीती नहीं है क्योंकि वो पूरे होश में रहकर परफॉर्मेंस देखना चाहती है। थोड़ी देर बाद गोंग बजता है और वाइट लेडी स्टेज पर आती है। उसके सफ़ेद बाल, सफ़ेद त्वचा और लाल आँखें उसे किसी सुपरनैचुरल क्रिएचर जैसा बनाती हैं। उसका एक असिस्टेंट भी होता है। सबसे पहले वाइट लेडी ऑडियंस में से किसी एक को स्टेज पर बुलाना चाहती है। थिएटर के एक बने हुए नक्शे पर उसका असिस्टेंट चाकू फेंक कर मारता है और चाकू वहीं लगता है जहाँ मामा बैठी होती है, इसलिए मामा को स्टेज पर जाना पड़ता है। वाइट लेडी मामा से कहती है कि वो कोई भी नंबर लिखे। मामा कागज़ पर 7 लिखती है और उसे मोड़कर 100 स्लॉट बॉक्स की किसी भी एक ओपनिंग में डाल देती है। सब कुछ छुपाया जाता है ताकि कोई देख ना सके। फिर वाइट लेडी मामा का हाथ पकड़ती है और कुछ देर उसे देखने के बाद कहती है कि उसने 7 लिखा था। मामा हैरान हो जाती है क्योंकि ये जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वाइट लेडी बॉक्स की सही ओपनिंग का भी पता बता देती है। जब उसका असिस्टेंट उस ओपनिंग को खोलता है तो उसके अंदर से वही कागज़ निकलता है जिस पर मामाओं ने 7 लिखा था, जिसे देखकर ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। मामाओं अपनी सीट पर वापस चली जाती है। लहन उससे तुरंत पूछता है कि उसने कोई ट्रिक पकड़ी या फिर नहीं, लेकिन मामाओं के पास इस समय कोई जवाब नहीं होता। फिर वाइट लेडी अपनी अगली ट्रिक दिखाती है। वो एक पतली सी ब्रॉन्ज की प्लेट को आग में गर्म करती है, जिसके कुछ देर बाद वो सिल्वर में बदलने लगती है और थोड़ी देर बाद और गोल्ड में बदलने लगती है, जिसे देखकर ऑडियंस और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद कागज़ अपने आप जल उठते हैं। हवा में तितलियां नज़र आती हैं जो उड़ते उड़ते राख बन जाती हैं। और भी कई कारनामे दिखाए जाते हैं और हर ट्रिक के साथ लोगों को और विश्वास होता जाता है कि वाइट लेडी सच में कोई डिवाइन पावर रखती है। माओ भी परफॉर्मेंस से काफ़ी इफेक्ट होती है, लेकिन उसका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ जाता है कि स्टेज की तरफ काफ़ी धुंध है, गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो सोचती है कि इन सब के पीछे ज़रूर कोई वजह है। आखिर में वाइट लेडी एक सिल्वर जैसा दिखने वाला लिक्विड पीती है, जिसे देखकर पूरा थिएटर एक्साइटमेंट और हैरानी से भर जाता है। शो खत्म होने के बाद माओ, लहन और रिकुसन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां माओ धीरे धीरे सारे राज खोलना शुरू करती है। सबसे पहले वो बताती है कि ब्रॉन्ज को सिल्वर और सिल्वर को गोल्ड में बदलने वाली ट्रिक मेटल्स की लेयर्स का खेल था, ना कि कोई डिवाइन पावर थी। फिर वो समझाती है कि नंबर पढ़ने वाली ट्रिक भी एक धोखा थी। इंक में एक खास सब्सटेंस मिला हुआ था जो नीचे रखे हुए पैड पर एक निशान छोड़ देता था। इसी तरह वाइट लेडी को लिखे हुए नंबर का पता चल जाता था। फिर मामाओं सबसे बड़ा राज बताती है। बॉक्स के 100 ट्यूब्स असल में फ्लूट के होल्स की तरह काम कर रहे थे। कागज़ किसी ट्यूब में डाला जाता तो हवा का बहाव बदल जाता और एक अलग सी साउंड प्रोड्यूस होती। क्योंकि वाइट लेडी की सुनने की शक्ति काफ़ी तेज़ थी, तो वो केवल उस साउंड से बता सकती थी कि कागज़ किस ट्यूब में डाला गया है। फिर मामाओं को समझ में आता है कि स्टेज के आसपास धुंध सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि भाप की मदद से हवा को ट्यूब्स के अंदर भेजा जा रहा था, जिससे ये पूरी ट्रिक काम कर रही थी। आखिर में मामाओं सबसे खतरनाक बात बताती है कि वाइट लेडी ने लास्ट में जो लिक्विड पिया था वो असल में मरकरी था। पुराने ज़माने में लोग इसे इमॉर्टेलिटी का एलिक्सर मानते थे, जबकि ये काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस है। कुछ दिनों बाद वाइट लेडी और उसकी पूरी मंडी गायब हो जाती है और सिर्फ एक रहस्य रह जाता है। साथ ही कैपिटल में अचानक से मर्चेंट्स को अजीब तरीके की फूड पॉइजनिंग होने लगती है। वाइट लेडी का रहस्य क्या था ये कोई नहीं जानता, लेकिन माओ के लिए ये एक याद रखने वाली घटना बन जाती है कि कई बार लोग जहर को अमृत समझ के गले लगा लेते हैं। फिर माओ एक दिन अपनी शॉप पर ऐसे ही बैठी होती है जब जिनशी का एक लेटर उसके पास पहुंचता है। लेटर पढ़ने के बाद माओ के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान हो जाती है क्योंकि जिनशी का काम मतलब मुसीबत,
और इस बार वाली मुसीबत काफ़ी बड़ी लग रही होती है। सबसे बड़ी चिंता ये कि ये बात वो वर्डिग्रीज हाउस की मैडम को कैसे समझाएगी। तभी क्याऊ और जोलिन हर्ब से भरी बास्केट लेकर लौटते हैं। दोनों कूसा मूची बनाने के लिए मगवर्ड लेने गए होते हैं, लेकिन मामाओ जब उनकी बास्केट को देखती है तो तुरंत गुस्से में आ जाती है। मगवर्ड की जगह वो लोग जहरीला वुल्फ बेन तोड़ ले आए होते हैं और अगर उससे मोची बना के खा ली तो सबकी जान जा सकती है। क्याऊ कंप्लेन करता है कि दोनों पौधे एक जैसे ही दिखते हैं। फिर मामा उन्हें डांटती और पूछती है कि तुम दोनों अकेले बाहर क्यों गए। फिर पता चलता है कि साजन भी उनके साथ गया था। कुछ देर बाद साजन वहाँ आता है। मामाओं से वुल्फ बेन और मगवर्ड दिखाकर पूछती है कि क्या वो उसे पहचानता है, लेकिन हैरानी की बात होती है कि साजन उसे आसानी से पहचान लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पहले ही असली मगवर्ड अलग कर ली थी और वुल्फ बेन की जड़ें भी तोड़ ली थी ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये देखकर मामाओं को एक नया ख्याल आता है। वो साजन को शॉप में खींच कर ले जाती है और एक एक करके सारे हर्ब्स दिखाती है और उनके बेनिफिट्स और यूजेस पूछने लगती है। साजन काफ़ी सारी चीज़ों का सही जवाब दे देता है। फिर मामाओं को समझ में आता है कि साजन को दवाइयों और पौधों की अच्छी खासी जानकारी है। फिर पता चलता है कि साजन ने यह सब एक बुजुर्ग डॉक्टर से सीखा था जो उसके गाँव में रहता था। मामा तुरंत फैसला कर लेती है कि साजन को एक फार्मासिस्ट बनाना चाहिए। साजन खुद को सिर्फ एक आम किसान मानता है। उसका मानना होता है कि उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन मामा उसकी एक नहीं सुनती। उसके हिसाब से साजन के पास कई डॉक्टरों से ज़्यादा जानकारी है, इसलिए वो उसे किताब पकड़ा देती है और अनाउंस करती है कि अब से साजन दुकान में रहकर दवाइयों के बारे में सीखेगा। अगले कुछ दिनों तक मामा साजन को लगातार सिखाती है। वो उसे हर्ब्स पहचानना, दवाइयाँ बनाना और खेतों में उगने वाले पौधों के बारे में बताती है। साजन बहुत तेज़ सीखता है और जल्दी काम समझने लगता है। दूसरी तरफ क्याऊ की इन सब चीज़ों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती है। वो अपना ज़्यादा समय अपने पोर्ट्रेट्स बनाने में और शरारतों में लगाता है। अब तो दूसरे ब्रोथल की कोर्टिसन्स भी उससे पोर्ट्रेट्स बनवाने लगती हैं। एक दिन मामा एक दूसरे ब्रोथल की कोर्टिसन के लिए दवाई लेकर जा रही होती है। तभी उसे एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो देखती है कि एक छोटी सी कैलिको बिल्ली उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही है और उस बिल्ली को देखकर मामा तुरंत पहचान लेती है। ये वही बिल्ली मामाओ है जो रियर पैलेस में रहती थी। उसके पीछे पीछे पुराना क्वैक डॉक्टर भी भागते हुए आ रहा होता है। काफ़ी समय बाद दोनों की मुलाकात होती है। मामा पहले सोचती है कि शायद डॉक्टर को पैलेस से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बताता है कि उसे बस काफ़ी सालों बाद अपने घर जाने की परमिशन मिली है। बातों बातों में पता चलता है कि कॉन्सोर्ट ग्योक्यो के पैलेस में बिल्ली को रखना मुश्किल हो गया है, इसलिए डॉक्टर उसे अपने साथ अपने गाँव ले जा रहा है जहाँ उसके परिवार का कागज़ बनाने का बिजनेस है। तभी बिल्ली भाग जाती है और मामा और क्वैक उसके पीछे भागते हैं। बिल्ली डायरेक्टली वर्डिग्रीज हाउस की किचन में घुस जाती है जहाँ क्याऊ और जोलिन खाना खा रहे होते हैं। बिल्ली क्याऊ की फिश छीन कर खाने लगती है। पहले क्याऊ गुस्सा होता है, लेकिन उसके बाद बिल्ली के साथ खेलने लगता है। फिर आखिरकार डिसाइड किया जाता है कि बिल्ली को फिलहाल जोलिन और क्याऊ के साथ छोड़ दिया जाए। जब मामा और डॉक्टर शॉप वापस आते हैं तब क्वैक बताता है कि उसकी छोटी बहन ने उसे लेटर भेजा था। उनके गांव में कागज़ की क्वालिटी अचानक ख़राब हो गई है। एक समस्या पहले सुलझ गई थी, लेकिन शायद अब कोई नई समस्या पैदा हो गई है। इसीलिए डॉक्टर घर जा रहा है और इसी बात में जिनशी की भी दिलचस्पी जाग गई है। जिनशी काफ़ी समय से कागज़ बनाने के प्रोसेस में इंटरेस्टेड था, इसीलिए उसने भी इस जर्नी में पार्ट लेने का फैसला किया है। मामा समझ जाती है कि जिनशी के लेटर का कनेक्शन इसी जर्नी से था। तभी बाहर घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। एक उदास चेहरे वाला खूबसूरत यंग आदमी दिखाई देता है जिसके चेहरे पर जलने का निशान होता है। मामा उसे तुरंत पहचान लेती है। असल में वो जिनशी होता है जो भेस बदल कर आया होता है। उनके साथ बेसन भी होता है। इस बार बेसन एक हाई रैंकिंग इंडिविजुअल का नाटक कर रहा होता है, जबकि जिनशी उसके सर्वेंट की तरह एक्ट कर रहा होता है। बासन बताता है कि निकलने का समय हो गया, लेकिन मामा उसे सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो इस जर्नी के लिए प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिला। लेकिन बासन बताता है कि सारा सामान पहले ही तैयार कर दिया गया है। इस तरह मामाओं को एक अनजाने सफ़र पर निकलना पड़ता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा होता है। आखिर कागज़ बनाने वाले गाँव में ऐसी कौन सी समस्या पैदा हो गई जिसके लिए जिनशी को खुद भेस बदल के जाना पड़ रहा है। फिर मामाओं, जिनशी और बासन कागज़ बनाने वाले गाँव की समस्या सुधारने के लिए किसानों और कागज़ बनाने वालों के बीच की मीटिंग में शामिल हुए होते हैं। बातचीत जल्दी बहस में बदल जाती है क्योंकि गांव का लैंडलॉर्ड कागज़ बनाने वालों पर लोन का दबाव बना रहा होता है। जब सीधी बात से कुछ नहीं होता तब मामाओं एक अजीब तरीके का सहारा लेती है। वो शराब पीने की शर्त लगा देती है। एक एक करके कई किसान सामने आते हैं और सब मामाओं से शराब में हारते जा रहे होते हैं और मामाओं साथ ही साथ एक लिखित में एग्रीमेंट भी करवा लेती है समझौते का। कुछ देर बाद 4 लोग हार जाते हैं और मामाओं के पास उनके सिग्नेचर किए हुए कागज़ जमा हो जाते हैं।
फिर लैंडलॉर्ड खुद सामने आता है। तब तक मामाओं पर भी शराब का असर होने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं होती। मुकाबले के दौरान मामाओं अपनी दवाइयों में से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कोहल सब्सटेंस निकालती है और अपने कप में मिला देती है। लैंडलॉर्ड भी वही चीज़ अपने कप में मिला लेता है। मामाओं उतनी मात्रा हैंडल कर सकती थी, लेकिन लैंडलॉर्ड नहीं। कुछ ही देर बाद लैंडलॉर्ड बेहोश होकर गिर पड़ता है और मामाओं शर्त जीत जाती है। होश में आने के बाद लैंडलॉर्ड दावा करता है कि ये शर्त मायने नहीं रखती, लेकिन मामाओं के पास सबके सिग्नेचर किए हुए कागज़ पड़े होते हैं। जब लैंडलॉर्ड उसे भी नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, तब मामाओं एक सच सामने लाती है कि किसान सिर्फ खेती नहीं कर रहे हैं, वो शराब भी बना रहे हैं और उस पर लगने वाले टैक्स से भी बच रहे हैं। रेस्टोरेंट में मिलने वाली शराब को देखकर मामाओं को पहले ही इस बात पर शक था, लेकिन अब उसको यकीन हो चुका है कि यहाँ टैक्स की चोरी हो रही है। फिर मामा उस इल्ज़ाम को भी झूठा साबित कर देती है कि कागज़ बनाने वाले लोग पानी गंदा कर रहे हैं और खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। असल में कागज़ बनाने की प्रक्रिया से निकलने वाले कुछ सब्सटेंस खेतों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहे थे, जिससे फसल भी पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी। जब मामा सरकारी जांच की बात करती है, तब किसानों के चेहरे उतर जाते हैं। उनकी खामोशी साबित करती है कि मामाओं सही थी। इसी बीच एक जवान लड़की रेस्टोरेंट के अंदर भाग कर आती है। वो लैंडलॉर्ड की बेटी होती है और माहौल देखकर कागज़ बनाने वालों के सामने झुककर माफ़ी मांगने लगती है। फिर एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि क्वैक डॉक्टर का बड़ा भतीजा और लैंडलॉर्ड की बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं और लैंडलॉर्ड को ये बात पसंद नहीं थी, इसीलिए उसकी दुश्मनी बाहर से आए लोग जो कागज़ बना रहे थे उनसे हो गई थी। अब मामाओं को समझ में आता है कि पूरे विवाद के पीछे सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि परिवार और ज़िद भी शामिल थे। आखिर समझौता हो जाता है। कागज़ बनाने वाले लोग हमेशा की तरह अगले 5 साल में अपना बचा हुआ टैक्स चुका सकेंगे। लैंडलॉर्ड को भी अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ती है। उसको मामाओं का पैसा देने की जगह वर्डिग्रीज हाउस को अगले 10 साल तक चावल पहुंचाने होंगे। अब कागज़ बनाने वाले गाँवों का मामला सुलझने के बाद मामाओं, जिनशी, बेसिन और उनके बाकी साथी वेस्टर्न कैपिटल की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं। इसी समय कैपिटल में एम्परर और गाओशिन चांद को देखते हुए जिनशी की चिंता कर रहे होते हैं। दोनों बात करते हैं कि वेस्ट में लोकस्ट प्लेग आना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर फसलें बर्बाद हुई तो भुखमरी भी फैल सकती है। लोग लूट मार पे उतर सकते हैं और आखिरकार युद्ध तक की स्थिति भी हो सकती है। बाद में कहानी फिर मामाओं के पास लौट आती है। उनका ग्रुप कागज़ के गांव को पीछे छोड़कर वेस्ट की तरफ चल रहा होता है। मामाओं को पता लगता है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन वेस्टर्न कैपिटल है। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पहुँचने में लगभग 2-3 हफ्ते से भी ज़्यादा समय लगने वाला है। सफ़र के दौरान बासिन मामाओं को लगातार वेस्ट और उसकी पॉलिटिक्स के बारे में समझा रहा होता है। कई बार मामाओं सुन रही होती है और अधिकतर उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। शाम को उनका ग्रुप एक छोटे से इन वाले टाउन में रुकता है। बेसिन मामाओं को ज़्यादा दूर जाने से मना करती है, लेकिन मामाओं तुरंत खाने पीने का सामान खरीदने के लिए पैसे मांग लेती है। इस बार जिनशी उनके साथ खुद चल पड़ता है। टाउन में घूमते वक्त मामाओं नोटिस करती है कि यहाँ हेम्प की खेती और उनसे बने हुए चीज़ काफ़ी मशहूर हैं। आगे जाकर दोनों एक शॉप पर रुकते हैं जहाँ महुआ बिक रहा होता है। मामाओं थोड़ा सा चखती है और खूब सारा खरीद लेती है ताकि पूरे ग्रुप के काम आ सके। जिनशी भी उसे चख कर देखता है। बाजार में घूमते वक्त मामाओं देखती है कि यहाँ दूध से बने पदार्थ काफ़ी बिक रहे हैं। वो दोनों एक दुकान पर रुकते हैं जहाँ एक बुजुर्ग औरत उन्हें दूध से बनी हुई चीज़ें बेचती है। फिर मामाओं की नज़र शॉप के एक खंबे पर बने हुए सांप की ड्राइंग पर पड़ती है। पूछने पर औरत बताती है कि यहाँ लोग सांप की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि अगर सफ़ेद सांप दिख जाए तो अच्छी फसल होती है। मामाओं को सफ़ेद सांप के बारे में सुनकर वाइट लेडी की याद आ जाती है, जो कुछ समय पहले कैपिटल्स में अपनी ट्रिक दिखाकर गायब हो गई थी। बातों बातों में वो औरत एक चिंता की बात बताती है। उसके मुताबिक वेस्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर अचानक से बैंडिट्स की एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई है और बहुत सारे मर्चेंट उस रास्ते से जाना अवॉइड कर रहे हैं। मामाओं ये बात सुनकर सतर्क हो जाती है और इन लौट जाती है। वहाँ बेसिन मौजूद होता है और वो बताता है कि अगली सुबह के लिए घोड़े तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए एक लोकल गाइड को भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में बैंडिट्स के मिलने का खतरा है। ये बात सुनकर जिनशी और बासिन खुश नहीं नज़र आ रहे होते हैं। सरकारी अधिकारी होने के नाते वो बैंडिट्स को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास इस समय इतने सोल्जर्स नहीं हैं कि वो बैंडिट से डायरेक्ट मुकाबला कर सकें। मामाओं को भी ये बात पसंद नहीं आती और वो उम्मीद करती है कि रास्ते के दौरान उनका सामना किसी बैंडिट से ना हो। अब मामाओं और उनका ग्रुप वेस्ट की तरफ सफ़र कर रहा होता है। रास्ते में उनका लोकल गाइड बताता है कि आगे एक दर्रा है जहाँ अक्सर बैंडिट्स मिलते हैं। तो उसके मुताबिक अगर आधा सामान छोड़ दिया जाए तो बैंडिट्स आमतौर पर लोगों को जाने देते हैं।
ये सुनकर जिनशी और बैसन काफ़ी गुस्साने लगते हैं, लेकिन माओ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप कैरेज में सो जाती है। कुछ देर बाद कैरेज रुक जाता है और माओ की नींद खुल जाती है। पता चलता है कि आगे किसी कैरेज पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया है और हमले से बचकर निकला एक आदमी मदद मांगने आया होता है। तभी वो आदमी जिनशी को एक सिंबल दिखाता है। साइन देखते ही जिनशी और बैसन दोनों का चेहरा बदल जाता है। माओ साइन देखते ही तुरंत पहचान लेती है कि ये सिंबल रियर पैलेस के कंसोर्ट का है। जिनशी बताता है कि ये हमला आडुओ पर हुआ है। ये बात सुनते ही बैसन तुरंत घोड़े पर बैठकर आगे निकल जाता है और कुछ गार्ड्स भी अपने साथ ले जाता है। जब माओ और बाकी लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ बैंडिट जमीन पर बंधे पड़े हुए होते हैं, कुछ बैंडिट्स के हाथ पैर टूटे होते हैं, कुछ के मुंह से झाग निकल रहा होता है। साफ था कि यहाँ ज़बरदस्त लड़ाई हुई है, लेकिन आडुओ सेफ होती है, लेकिन उसके एक गार्ड का हाथ थोड़ा सा कट गया होता है। माओ तुरंत उसके इलाज में लग जाती है और इसी दौरान उसका सामना एक फेमिलियर फेस से होता है। सवेरे भी इस सफ़र में आई होती है। माओ उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सवेरे के प्रेजेंस का मतलब है कि इस जर्नी के पीछे कोई और राज छुपा है। दोनों मिलकर घायल गार्ड का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन माओ ये समझ जाती है कि हाथ का घाव कुछ ज़्यादा ही गहरा है और हाथ को बचाया नहीं जा सकता। फिर बाद में जिनशी के कहने पर माओ को आडुओ के टेंट में बुलाया जाता है। वहाँ पहुँचकर माओ देखती है कि कंसोर्ट लीशु भी आई होती है आडुओ के साथ, लेकिन लीशु को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे रियर पैलेस से बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं है। लेकिन आडुओ माओ की उलझन समझ जाती है और उससे बताती है कि लीशु को यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि वो लोग वेस्ट में होने वाली एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं। आखिर में आडुओ एक और बात बताती है कि इस सफ़र का एक और मकसद है कि उन्हें इम्पीरियल यंगर ब्रदर के लिए ब्राइड की खोज करनी है। अब बैंडिट्स के हमले के बाद सभी लोग एक इन में रुकते हैं और घायल गार्ड्स का इलाज चल रहा होता है। इसी बीच माओ की बात कंसोर्ट लीशु से होती है। वो काफ़ी परेशान लग रही होती है। लीशु बताती है कि उसकी माँ और लेडी आडुओ कभी एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वो एम्परर के साथ अक्सर चाय पिया करती थी। लीशु अपने परिवार के बारे में बात करते हुए कहती है कि कभी कभी उसे लगता है कि उसके पिता उसे अपनी असली बेटी ही नहीं मानते। ये बात सुनकर माओ के दिमाग में एक अजीब सा शक पैदा होता है और उसे लगता है कि लीशु के दिमाग में भी यही सवाल है, कहीं लीशु के असली फादर एम्परर तो नहीं। बाद में सवेरे और माओ दोनों मिलकर पेशेंट्स का ध्यान रख रही होती हैं। वहाँ सवेरे को बुखार कम करने वाली दवा की ज़रूरत पड़ती है। तब माओ उसे अपने पास से हर्ब्स दे देती है और जब माओ बाहर निकलती है दवाई लेने के लिए, तब उसकी मुलाकात होती है उस लोकल गाइड से जो उन्हें उस बैंडिट्स वाले एरिया से लेकर जा रहा होता है। आदमी काफ़ी घबराया हुआ लगता है और बोलता है कि उसके पास एक ऐसी दवा है जो घायलों के काम आ सकती है। वो एक छोटा सा बर्तन माओ को दे देता है। माओ और सवेरे जैसे ही उस बर्तन को खोलते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई आम दवा नहीं है। पूछताछ के बाद लोकल गाइड बताता है कि ये दवा उसे एक घुमक्कड़ नाटक मंडली के साथ चलने वाले मर्चेंट ने दी थी। मर्चेंट ने कहा था कि ये दर्द दूर करती है और सारी चिंता भुला देती है। माओ तुरंत समझ जाती है कि इस बर्तन में अफीम है। गाइड लकी था कि उसे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता था और अगर वो उसे नियमित रूप से लेने लगता तो उसे उसकी लत लग जाती। माओ जब उससे पूरी बात पूछती है, तब गाइड बताता है कि उसने उस नाटक मंडली में एक सफ़ेद त्वचा और सफ़ेद बाल वाली लड़की भी देखी थी और उसकी उम्र कुछ 15 साल की थी और पूरी मंडली उसके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव थी। सफ़ेद बाल वाली लड़की सुनकर माओ के दिमाग में तुरंत वाइट लेडी की इमेज आती है। गाइड बताता है कि ये घटना लगभग 1 साल पहले की है, यानी वाइट लेडी के कैपिटल आने से भी पहले की। अब माओ को लगता है कि सारे इंसिडेंट्स अफीम और वाइट लेडी में ज़रूर कोई कनेक्शन है। माओ सारी अफीम खरीद लेती है क्योंकि वो घायल लोगों के इलाज में काम आती है और ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन कहानी यही नहीं ख़त्म होती। जांच के दौरान पता चलता है कि बैंडिट्स के शरीर पर सांप के निशान बने हुए थे और उनकी कलाइयों में पट्टियाँ बंधी हुई थी जिन पर 2 सांप के सिंबल बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे डकैत अफीम के आदी थे। फिर माओ को लगता है कि ये सारी छोटी छोटी अलग दिखने वाली घटनाएं धीरे धीरे एक बड़े रहस्य से जुड़ रही है और एक ही बड़ी घटना बनकर सामने आने वाली है। और इसी के साथ चैप्टर 12 खत्म होता है और बाकी के चैप्टर्स मैं तुम्हें अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और ध्यान से अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे देसी स्टे वीप।